साथियों, हम लोग युक्तिसंगत प्राणायाम की बात कर रहे हैं कि युक्तिसंगत प्राणायाम कैसे किया जा सकता है। उस क्रम में हमने पिछली वीडियो में कपालभाति को बताया था कि रेचक पूरक के द्वारा कैसे कपालभाति की जाती है, और रेचक पूरक को इसके पहले वाली वीडियो में पतंजलि के प्राणायाम सूत्र से, उसकी व्याख्या से, तार्किक व्याख्या से हम लोग जाने थे कि रेचक पूरक को कैसे किया जाता है। कपालभाति की जो क्रिया है वो घिरण संहिता के अनुसार पिछली वीडियो में जो बताया गया है वही चीज हठयोग प्रदीपिका में भी बताया गया है। अब वही युक्त भवदेव, हठरत्नावली, जितने भी हठयोग के ग्रंथ हैं, हठयोग मंजरी, सब में वैसे ही बताया गया है। उसमें अंतर नहीं है, केवल शब्दों का अंतर, कहने के तरीके का अंतर है, लेकिन क्रिया का भाव एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये कभी भी मत सोचिएगा कि घिरण संहिता में कपालभाति इस तरह से दिया गया और हठयोग प्रदीपिका में दूसरे ढंग से कहा गया तो दूसरे ढंग की, ऐसी कोई बात नहीं है। हठयोग प्रदीपिका में जो बात कही गई है थोड़ा संक्षेप से कही गई है, बात वही है जो बात घिरण संहिता में कही गई है। तो मैंने बताया कि युक्तिसंगत जो कपालभाति है, शास्त्रसम्मत कपालभाति है, वो इस प्रकार से है कि दाहिनी नाक को बंद करके, यानी पिंगला को बंद करके ईड़ा नाड़ी से पूरक किया जाए, और फिर पिंगला से को बंद करके, ईड़ा को बंद करके पिंगला से रेचक किया जाए, और फिर ईड़ा को बंद करके पिंगला से पूरक किया जाए, और फिर पिंगला को बंद करके ईड़ा से रेचक किया जाए। ये शास्त्रसम्मत कपालभाति है, और रेचक पूरक को वेग से नहीं करना है। आज मैं हठयोग की जो हठयोग प्रदीपिका पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके अनुसार कपालभाति को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें एक श्लोक दिया गया है कि लोहकारस्य भस्त्रा लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि रेचपूरौ ससंभ्रमौ। यहां पर भी रेचक पूरक की बात कही गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कपालभाति बिना रेचक पूरक के भी संभव है कभी। और फिर कह रहे हैं आगे इस श्लोक में कि कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। ये हठयोग प्रदीपिका में है, एक ही श्लोक में कह दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि भ्रष्टा लोहकारस्य, एक उपमा दी गई। कैसे? कि लोहार की भ्रष्टा की तरह। भ्रष्टा क्या है? जो भाथी होती है उसका जो बैग होता है जिसमें हवा उठ करके अंदर भरी जाती है, उस बैग की बात, उसको भ्रष्टा कहा गया। चमड़े का बैग जो होता है, जो थैला होता है, उससे भ्रष्टा कहा जाता है। तो लोहार के जो भाथी है, उसका जो थैला है, हवा जिसमें भरी जाती है, उसकी बात कर रहे हैं कि उस तरह से क्या है, रेच पूरव ससंभ्रमौ। बस इतना ही में पूरा बता दिया गया। रेच पूरव, रेचक और पूरक, ससंभ्रमौ। संभ्रम माने होता है घुमाने से, ससंभ्रमौ घुमाने के साथ। बस इतना ही कर रहे हैं वो। वे कह रहे हैं कि कपालभाति विख्याता, इसी को कपालभाति कहा जाता है। कफ दोष विशोषणी, कफ दोष का शोषण करने वाली होती है। तो मैं मूल शब्द पाता हूं कि रेच पूरव ससंभ्रमौ, रेचक पूरक को घुमाएं, घुमाने के साथ करें, ऐसा कर रहे हैं वो। ससंभ्रमौ माने साथ में घुमाए। तो कहाँ घुमाए?
ये सवाल बनता है, रेचक पूरक को कहां घुमाया जाएगा? तो बुद्धिमान साधक को समझ जाता है कि चूंकि रेचक पूरक हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी से करते हैं, तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में ही वो कह रहे हैं कि इसको घुमाएं रेचक पूरक को। यानी आप ईड़ा से पूरक करिए, पिंगला से रेचक करिए, फिर घुमाइए, पिंगला से पूरक करिए, ईड़ा से रेचक करिए। इसी को संभ्रम कहा गया है उसको। और रेच पूरक और रेचक पूरक दोनों को बात वही है, घेरण संहिता वाली ही बात है, और संक्षेप से है और बेहतर ढंग से कह दिया गया। तो इस तरह से हठयोग प्रदीपिका में भी वही बात कही गई है जो घेरण संहिता में कही। उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। और हमेशा एक बात पर ध्यान रखिएगा कि रेचक पूरक करने की जो प्रक्रिया है, जो युक्ति है, वह पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की शास्त्रसम्मत तार्किक व्याख्या से ही जो निकली है वही होगी। उसके अलावा कोई युक्ति नहीं है, उसके अलावा अयुक्त है सब। उसमें व्याख्या करके बता दिया गया है कि इसके अलावा सब अयुक्त है। तो रेचक पूरक का उपयोग करके आप जो है कपालभाति को करिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और आपको पूरा पूरा लाभ होगा। आप देखिएगा कि आपकी त्वचाओं का रंग बदल जाएगा, शाइनिंग बढ़ेगी इसकी थोड़ी सी, अगर ठीक ढंग से आप कर रहे हैं। तो इस तरह से कपालभाति जो क्रिया है वो नाड़ी शोधन की क्रिया है। और जब नाड़ी शब्द की बात हम कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में दो तरह की नाड़ियां हैं, एक प्राणवाही नाड़ियां, एक द्रव्यवाही नाड़ियां। द्रव्यवाही नाड़ियां उसे कहेंगे, आज की भाषा में, अगर मैं आज के साइंस की भाषा में बात करूं तो जो परिसंचरण तंत्र है वो द्रव्यवाही नाड़ी के अंतर्गत आता है, और जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो प्राणवाही नाड़ी के संदर्भ में आता है। तो जब योग में बात आती है तो प्राणवायु नाड़ियों की ही बात की जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब कपालभाति आप करेंगे तो आपके शरीर की प्राणवायु नाड़ियां शुद्ध होती हैं, और जब प्राणवायु नाड़ियां शुद्ध होती हैं, प्राण पूरे शरीर में संचरण करने लगता है ठीक ढंग से, तो द्रव्यवाही नाड़ियां भी मजबूत होती हैं और सारा शरीर साफ हो जाता है। और उस तरह से साफ होता है जैसे आप माँ के पेट से निकले थे, जब जितनी साफ थी आपकी नाड़ियां उतनी साफ होती हैं। आपको उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और आप इस अभ्यास को करिए, आपको खुद पता चलेगा। जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, अपने जीवन को कैसे आप उन्नत होता हुआ देखेंगे, अनुभव करेंगे। यह अनुभूत क्या विषय है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कपालभाति को किसी भी शास्त्र में जहां कहीं भी बताया गया है वो रेचक पूरक से बताया गया है, और रेचक पूरक से ही करना होगा, ईड़ा पिंगला नाड़ी से ही करना होगा। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो वो अयुक्त होगा, और अयुक्त अभ्यास से रोग पैदा होता है। इससे बचना है आपको, और किसी भी हालात में आप हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप अशक्त हो चुके हैं, लेटे लेटे इसको करिए, आपको राहत मिलेगी। क्योंकि प्राण है, प्राण शरीर का राजा है। इसके विज्ञान को धारण करेंगे आपको जीवन देगा, और विज्ञान के विरुद्ध जाएंगे तो मृत्यु को देता है। ये उतना ही क्रूर भी है। इसके विज्ञान को धारण करें, और युक्ति संगत विज्ञान को आप धारण करें। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। अगर आपको कोई सवाल होगा
तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मैं अगली वीडियो में और इसको विस्तार से बताऊंगा, अन्य शास्त्रों से भी बताऊंगा और भोजन के बारे में बताऊंगा। भोजन अगर आपका ठीक नहीं होगा, योग के अनुसार नहीं होगा, तो क्रिया का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्रिया जो ही करेंगे तो शरीर अपने आप को साफ करने लगती है, और जब आप भोजन गलत डालेंगे तो फिर से गंदी हो जाया करेगी। तो इसलिए आपको नाड़ी शोधन करने में बहुत टाइम लग जाएगा और उससे रोग भी उत्पन्न होता है, अयुक्त भोजन से रोग भी उत्पन्न होता है। इसलिए युक्त संगत प्राणायाम करिए और युक्त भोजन को करिए, उसे जानिए और इसका लाभ लीजिए, आपको जीवन को बदल देगी। तो इस तरह से इस क्रिया को आप करिए। आप अगर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस प्राणायाम प्रकाश नाम की पुस्तक को मंगाइए, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये किताब आपको प्राणायाम को समझने की नज़रिया विकसित करेगी और आपको युक्त संगत प्राणायाम क्या है उसे समझने में मदद करेगी। एक बात और है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इसे अन्य अपने दोस्तों को या जो भी आपके साथी हैं या जानने में साधक हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन तक इसको शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि पूरी दुनिया में, पूरे देश में युक्ति संगत प्राणायाम पहुंच सके। धन्यवाद।